पिछले वीडियो में लिटरेरी टर्म से आप लोगों ने पेज नंबर 61 तक देखा, आर के टाइप। आज देखेंगे एसाइड, ASID। देखिए, एसाइड का अर्थ होता है खुद से बात करना, टॉक टू वन सेल्फ। कुछ शब्द या एक छोटा सा अंश जो धीमी आवाज में या दर्शकों से बोला जाता है, जिसे दूसरे अभिनेताओं को नहीं सुनना चाहिए। अलग आमतौर पर एक भाषण के बजाय एक संक्षिप्त टिप्पणी होती है, जैसे कि एकालाप या एकालाप, सॉलिलोक्यू या मोनोलोग्यू, है ना। मोनोलोग्यू या सॉलिलोक्यू सार्वजनिक घोषणा के विपरीत या नाटक के संदर्भ में होता है। उदाहरण के लिए मैकबेथ में मैकबेथ के पास निम्नलिखित एसाइड है। क्या एसाइड है? टाइम थाउ एंटीसिपेटेस्ट माई ड्रेड एक्सप्लॉइट्स। समय तुम मेरे भयानक कारनामों का अनुमान लगाते हो। टाइम थाउ तुम एंटीसिपेटेस्ट, ANTICIPATEST, एंटीसिपेटेस्ट माई ड्रेड एक्सप्लॉइट्स, मेरे भयानक कारनामों का अनुमान लगाते हो। तो ये एसाइड होगा। अगला है एसीडेटन, ASYNDETON, एसाइडेटन। एंसीडेटन, ASYNDETON। एंसीडेटन ग्रीक से जिसका अर्थ होता है, ये ग्रीक शब्द जो होता है असंबद्ध, अनकनेक्टेड, जिसे कभी कभी एंसीडेटिज्म भी कहा जाता है। तो एंसीडेटन एक अलंकार है जिसमें संबंधित खंडों की एक श्रृंखला से एक या कई संयोजनों को छोड़ दिया जाता है। उदाहरण है वैनी, वीडी, विसी, और इसका अंग्रेजी अनुवाद में आई केम, आई सा, आई कनक्यूट, मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीत हासिल की। सिंडेटन और एसीडेटन एक दूसरे के विपरीत हैं। SYNDETON, सिंडेटन और एसीडेटन एक दूसरे के विपरीत है। सीडेटन में कई संयोजनों को जोड़ना शामिल है, जैसे कि ही ईट्स एंड स्लीप्स एंड ड्रीम्स, वह खाता है, वह सोता है और पीता है। दूसरी ओर एसीडेटन संयोजनों का समापन या जोड़ना है, जैसे कि वह खाता है, सोता है, पीता है। इतना अंतर है किसमें? एसीडेटन में। जैसे ही ईट्स, स्लीप्स, ड्रिंक्स, और उसमें सिंडेटन में क्या होगा? ही ईट्स एंड स्लीप्स एंड ड्रिंक्स। इतना अंतर होता है। इसमें एक ही में ही ईट्स, स्लीप्स, ड्रिंक्स, है ना। अगला है एटीट्यूड। अगला टर्म है, साहित्यिक शब्द है एटीट्यूड, ATTITUD, रवैया। जनरली रवैया एक ऐसा व्यवहार होता है जिसे कोई व्यक्ति दूसरे लोगों, चीज़ों, घटनाओं या घटनाओं के प्रति अपनाता है। एटीट्यूड इज ए बिहेवियर ए पर्सन एडॉप्ट्स टूवर्ड्स अदर पीपल, थिंग्स, इंसिडेंट्स और हैपेनिंग्स। घटनाओं के प्रति अपनाता है। साहित्य में रवैया शब्द को लेखक के दृष्टिकोण या लहजे के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, जिसे वह किसी निश्चित कार्य में अपनाता है। यह वह तरीका है जिससे लेखक अपने पात्रों को विकसित करता है, अपनी कहानियों का वर्णन करता है और अपनी कहानियों को डिजाइन करता है। उसका रवैया पात्रों और कहानी की वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट करता है। वह किसी पात्र के व्यक्तित्व के बारे में गहराई से जानकारी देने के लिए उचित रवैये का उपयोग करता है। एक लेखक का रवैया गंभीर होने के साथ साथ
हास्यपूर्ण भी हो सकता है। एक लेखक का रवैया गंभीर होने के साथ साथ हास्यपूर्ण भी हो सकता है। कुछ मामलों में रवैया आलोचनात्मक या मजाकिया भी हो सकता है। इन सर्टेन केसेस द एटीट्यूड कैन बी क्रिटिकल और विटी, आलोचनात्मक या मजाकिया। तो ये तो एटीट्यूड हुआ। अगली हेडिंग है एटमॉस्फेयर, वातावरण, ATMOSPHERE। देखो, एक साहित्यिक तकनीक, ए लिटरेरी टेक्निक। वातावरण एक प्रकार की भावना है। एटमॉस्फेयर इज ए टाइप ऑफ फीलिंग्स जो पाठकों को सेटिंग, पृष्ठभूमि, वस्तुओं और पूर्वाभास आदि जैसे विवरणों के आधार पर कथा से मिलती है। मूड जो होता है, मूड, MOOD, मूड जो है, वातावरण स्थापित करने के लिए एक वाहन के रूप में काम कर सकता है। ए मूड कैन सर्व एज ए व्हीकल फॉर एस्टेब्लिशिंग एटमॉस्फेयर। वाहन के रूप में काम कर सकता है। साहित्यिक कार्यों में वातावरण उन भावनाओं या भावनाओं को संदर्भित करता है जो एक लेखक अपने पाठकों को वस्तुओं और सेटिंग्स के विवरण के माध्यम से बताता है। जैसे कि हैरी पॉटर की कहानियों में J.K. रोलिंग एक सनकी और आकर्षक माहौल बनाती है। जो हैरी पॉटर की कहानियां हैं उनमें J.K. रोलिंग एक सनकी और आकर्षक माहौल बनाती है। माहौल एक व्यापक शब्द है। अगला एटमॉस्फेयर हो गया ना। माहौल एटमॉस्फेयर ए ब्रॉडर टर्म दैट में प्रेवेल इन एंटायर वे। माहौल एक व्यापक शब्द है जो पूरे स्थल पर व्याप्त हो सकता है। जैसे कि हम किसी विशेष स्थान, जैसे कि थिएटर में भरी भावनाओं को संदर्भित कर सकते हैं। हालांकि मूड एक अधिक विशिष्ट और संकीर्ण शब्द है जो किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की भावनाओं से संबंधित है, और यह पूरे स्थल में फैली भावनाओं या भावनाओं को शामिल नहीं करता है। सीधे शब्दों में कहें तो मूड आंतरिक भावनाओं के बारे में है, जबकि माहौल एक विशेष स्थान पर मौजूद होता है। तो ये तो हो गया एटमॉस्फेयर। अगला है ऑगस्टन, AUGUSTAN। देखिए, ऑगस्टन एक शब्द है जो रोमन सम्राट ऑगस्टस सीजर, जो 27 ईस्वी पूर्व से 14 ईस्वी तक चले, ऑगस्टस सीजर के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। ऑगस्टन इंग्लैंड में 17वीं व 18वीं शताब्दी के साहित्य को 17वीं और 18वीं शताब्दी के साहित्य को ऑगस्टन कहा जाता है, क्योंकि यह अपने साहित्य की भव्यता में सम्राट ऑगस्टस के साहित्य से मिलता जुलता था। 17वीं और वैसे तो ऑगस्टन शब्द का रोमन सम्राट ऑगस्टस सीजर, जिसका नाम था ऑगस्टस सीजर, रेन ऑफ रोमन एम्परर ऑगस्टस, AUGUSTU सीजर, CAES सीजर, ऑगस्टस सीजर से जुड़ा है। इंग्लैंड में 17वीं और 18वीं शताब्दी के साहित्य को ऑगस्टन कहा जाता है, क्योंकि यह अपने साहित्य की भव्यता में सम्राट ऑगस्टस के साहित्य से मिलता जुलता था। ऑगस्टन। अगला है शब्द ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा इसके माने होता है। देखिए, लेखक के अपने जीवन की कहानी है आत्मकथा, जिसे वह खुद लिखता है। आत्मकथात्मक लेखन व्यक्ति के पूरे जीवन या उसके केवल एक हिस्से के बारे में बता सकता है। आत्मकथात्मक लेखन, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग, में टेल अबाउट द पर्सन्स होल लाइफ और ओनली ए पार्ट ऑफ इट। एक हिस्से के बारे में या पूरे जीवन के बारे में। आत्मकथा शब्द का पहली बार 1797 में विलियम टेलर द्वारा अंग्रेजी पत्रिका द मंथली रिव्यू में अपमानजनक रूप से इस्तेमाल किया गया।
आत्मकथा शब्द का पहली बार 1797 में विलियम टेलर द्वारा अंग्रेजी पत्रिका दी मंथली रिव्यू में अपमानजनक रूप से इस्तेमाल किया गया था। काल्पनिक आत्मकथा शब्द का अर्थ है कि एक काल्पनिक चरित्र के बारे में काल्पनिक आत्मकथा शब्द का अर्थ है कि एक काल्पनिक चरित्र के बारे में उपन्यास जो इस तरह से लिखा जाता है जैसे कि चरित्र अपनी आत्मकथा लिख रहा है। इसका अर्थ है कि चरित्र प्रथम व्यक्ति कथाकार है और उपन्यास चरित्र के आंतरिक और बाहरी दोनों अनुभवों को संबोधित करता है। डेनियल डेफो का मूल फ्लैंडर्स, डेनियल डेफो DANIEL, डेनियल डेफो DEFOE, डेनियल डेफो का जो मॉल फ्लैंडर्स इसका एक प्रारंभिक उदाहरण है, इज एन अर्ली एग्जाम्पल है। और चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड एक और ऐसा क्लासिकल है ना। तो हमने जाना कि आत्मकथा अपने जीवन की कहानी है लेखक के जिसे वह खुद लिखता है। आत्मकथात्मक लेखन व्यक्ति के पूरे जीवन या उसके केवल एक हिस्से के बारे में बता सकता है। आत्मकथा शब्द पहली बार 1797 में विलियम टेलर द्वारा अंग्रेजी पत्रिका दी मंथली रिव्यू में अपमानजनक रूप से इस्तेमाल किया गया था। काल्पनिक आत्मकथा शब्द का अर्थ है काल्पनिक आत्मकथा, इसको बोलते हैं ना फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी। इसका अर्थ है कि एक काल्पनिक चरित्र के बारे में उपन्यास जो इस तरह से लिखा जाता है जैसे कि चरित्र अपनी आत्मकथा लिख रहा हो। इसका अर्थ है कि चरित्र प्रथम व्यक्ति कथाकार है और उपन्यास चरित्र के आंतरिक और बाहरी दोनों अनुभवों को संबोधित करता है। डेनियल डेफो का मूल फ्लैंडर्स इसका एक प्रारंभिक उदाहरण है। फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी का प्रारंभिक उदाहरण है डेनियल डेफो का मूल फ्लैंडर्स। चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड एक और ऐसा क्लासिकल है। अगली हेडिंग है अवंट-गार्ड, अवंट-गार्डे GARD, नया लेखन जो अभिनव है। न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव। अवंट-गार्डे का अर्थ होता है न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव, INNOVATIV, इनोवेटिव। देखिए अवंट-गार्डे या उन लोगों के समूह को संदर्भित करता है जो कला, साहित्य आदि में नए और अक्सर बहुत ही आश्चर्यजनक विचारों को विकसित करते हैं। अवंट-गार्डे की अवधारणा मुख्य रूप से कलाकारों, लेखकों, संगीतकारों और विचारकों को संदर्भित करती है जिनका काम मुख्य धारा के सांस्कृतिक मूल्यों के विपरीत होता है और अक्सर उनमें तीखी सामाजिक या राजनीतिक धार होती है। अवंट-गार्डे ये नया लेखक है जो दैट इज इनोवेटिव या उन लोगों के समूह को संदर्भित करता है। अवंट-गार्डे जो कला, साहित्य आदि में नए और अक्सर बहुत ही आश्चर्यजनक विचारों को विकसित करते हैं। अवंट-गार्डे की अवधारणा मुख्य रूप से कलाकारों, लेखकों, संगीतकारों और विचारकों को संदर्भित करती है जिनका काम मुख्य धारा के सांस्कृतिक मूल्यों के विपरीत होता है और अक्सर उनमें तीखी सामाजिक या राजनीतिक धार होती है। अगली हेडिंग है, बी वाले चालू हो गए हैं, बैंडवैगन, BANDWAGON, बैंडवैगन। देखिए बैंडवैगन एक प्रेरक तकनीक, परस्यूसिव PERSUASIV, परसेसिव टेक्निक एंड ए टाइप ऑफ प्रोपेगेंडा। ये एक प्रेरक तकनीक और एक प्रकार का प्रचार है, प्रोपेगेंडा, जिसके माध्यम से एक लेखक अपने पाठकों को राजी करता है, थ्रू विच ए राइटर परस्यूट्स हिज रीडर्स, ताकि बहुमत लेखक के तर्क से सहमत हो सके। यह एक प्रेरक तकनीक और एक प्रकार का प्रचार है जिसके माध्यम से एक लेखक अपने पाठकों को राजी करता है ताकि बहुमत लेखक के तर्क से सहमत हो सके। यह सुझाव देते हुए कि चूंकि बहुमत सहमत है इसीलिए पाठकों को भी सहमत होना चाहिए, जैसा कि हर कोई रजत के लिए मतदान कर रहा है, एवरीवन इज वोटिंग फॉर रजत,
रजत के लिए मतदान कर रहा है। इसीलिए निश्चित रूप से वह सबसे अच्छा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है। एवरीवन इज वोटिंग फॉर रजत, सो डेफिनेटली ही इज द बेस्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। मतदान कर रहा है। बैड वैगन वाक्यांश का अर्थ होता है बैड वैगन पर कूदना, या दूसरों के अनुरूप या क्या कर रहे हैं उसका अनुसरण करना। उपन्यास एनिमल फार्म जो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा था, एनिमल फार्म में जॉर्ज ऑरवेल ने बैंडवैगन तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। शुरुआत में एक गीत है बीट्स ऑफ इंग्लैंड, बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड, बहुत आकर्षक लगता है क्योंकि हर कोई इसे उठाता है तेजी से मानो उन्हें यह विचार। तो ये हो गया बैंडवैगन, मतलब एक प्रेरक तकनीक और एक प्रकार का प्रचार जिसके माध्यम से एक लेखक अपने पाठकों को राजी करता है ताकि बहुमत लेखक के तर्क से सहमत हो सके। अगली हेडिंग है बारबेरियन। देखिए बारबेरियन बर्बर इससे कह सकते हो, कुलीन वर्ग, BARBARIN, बारबेरियन यानी एरिस्टोक्रेटिक क्लास, आर्नोल्ड साहब ने कहा। तो इसको बोलते हैं ना कुलीन वर्ग। देखो अपनी आलोचनात्मक कृति कल्चर एंड एनार्की, अर्नोल्ड साहब, मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने एक आलोचनात्मक कृति है कल्चर एंड एनार्की में अर्नोल्ड इंग्लैंड के समाज को 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। उनकी मैथ्यू अर्नोल्ड की एक कृति है क्रिटिकल वर्क कल्चर एंड एनार्की, उसमें 3 वर्गों में विभाजित, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग, और उन्हें इन वर्गों में अराजकता बहुत आम लगती है। उन्हें जो है जो 3 वर्ग हैं, कुलीन वर्ग, एरिस्टोक्रेटिक क्लास, द मिडिल क्लास एंड द वर्किंग क्लास, श्रमिक वर्ग, उन्हें इन वर्गों में अराजकता बहुत आम लगती है और वे इनके गुणों और दोषों के साथ उनका विश्लेषण करते हैं। वह अपने समय के कुलीन वर्ग को बर्बर, मध्यम वर्ग को फिलिस्तीन और श्रमिक वर्ग को जनता के रूप में नामित करते हैं। एरिस्टोक्रेटिक क्लास को वो कहते हैं बारबेरियंस और मिडिल क्लास को क्या कहते हैं, फिलिस्टीन्स, और वर्किंग क्लास को वो पॉपुलेस बोलते हैं। पॉपुलेस मतलब होता है जनता के रूप में। ये तो हुआ बारबेरियन। अगली जो हेडिंग है बरोक, BAROQUE, बरोक। देखिए बरोक एक शब्द है, टर्म है जो पद्य या गद्य में विस्तृत रूप में औपचारिक और भव्य शैली के लिए प्रयोग किया जाता है। गद्य और पद्य दोनों में विस्तृत रूप से औपचारिक और भव्य शैली के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में कुछ पद अंश हैं इसके। फ्रांसीसी शब्द बारोक पुर्तगाली शब्द बोरोको से बना है। जो फ्रांसीसी शब्द बरोक है ये किससे बना है, पुर्तगाली शब्द पोर्टिग्यूज, PORTUGUESE, पुर्तगाली शब्द बोरोको BARROCO से बना है, या स्पेनिश बरुको BARRUECO, या तो ये बना है पुर्तगाली शब्द बोरोको BARROCO, या स्पेनिश शब्द बैरिको BARRUECO, बैरिको से बना है। दोनों का ही अर्थ होता है खुरदरा या अपूर्ण मोती। दोनों का अर्थ क्या होता है, खुरदरा या अपूर्ण मोती, इम्परफेक्ट पर्ल। तो ये तो हो गया बरोक। अगला शब्द है बाथोस, जिसका फेमस स्पीच में इसका क्या बोलते हैं ना, बैथोज हास्यास्पद सांसारिक शब्दों वाले एंटी क्लाइमेक्स के साथ आडंबरपूर्ण भाषण, क्या बोलते हैं इसको, पॉमस स्पीच, आडंबरपूर्ण भाषण विद ए ल्यूड्रिक्रॉस मंडेन वर्डेड एंटी क्लाइमेक्स, हास्यास्पद सांसारिक शब्दों वाले एंटी क्लाइमेक्स के साथ आडंबरपूर्ण भाषण। बाथोस एक साहित्यिक शब्द है जिसे पहली बार अलेक्जेंडर पोप के
1727 के निबंध पेनबाथस द्वारा, उनका एक निबंध था पेनबाथस, BATHOUS, पेनबाथस द्वारा उदारता, पेनबाथस द्वारा उदारता यानी सब्लिमिटी, सब्लिमिटी का मतलब होता है ना यानी करुणा, उदारता के मनोरंजक के रूप से असफल प्रयासों का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया था। बाथोस जो है ये हास्यास्पद सांसारिक शब्दों वाले एंटी क्लाइमैक्स के साथ आडंबरपूर्ण भाषण है। बाथोस एक साहित्यिक शब्द है जिसे पहली बार अलेक्जेंडर पोप का जो था 1727 के निबंध पेनबाथस द्वारा उदारता यानी करुणा के मनोरंजक रूप से असफल प्रयासों का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया था। विशेष रूप से एंटी क्लाइमैक्स से जुड़ा है। थोसिस एक उदात्त शैली या भव्य विषय से एक सामान्य या अश्लील विषय में अचानक परिवर्तन। यह या तो आकस्मिक यानी कलात्मक अयोग्यता के माध्यम से या जानबूझकर हास्य प्रभाव के लिए हो सकता है। जानबूझकर किया गया बाथोस व्यंग शैलियों जैसे बलेस्क और नकली महाकाव्य में दिखाई देता है। नोट हेडिंग दी गई है, एंटी क्लाइमैक्स को कभी कभी बाथोस के समकक्ष के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन अधिक उपयोगी अनुप्रयोग में एंटी क्लाइमैक्स अपमानजनक नहीं है तथा यह हास्य या व्यंग्यात्मक प्रभाव प्राप्त करने के लिए लेखक द्वारा गंभीर और उच्च से तुच्छ और निम्न स्तर तक जानबूझ पर गिरावट को दर्शाता है। तो ये तो बाथोस है, मतलब गिरावट आ जाती है इसमें। एंटी क्लाइमैक्स इसी का उदाहरण है और इसमें बताया भी गया है कि एंटी क्लाइमैक्स को कभी कभी बाथोस के समकक्ष के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन अधिक उपयोगी अनुप्रयोग में एंटी क्लाइमैक्स अपमानजनक नहीं है तथा यह हास्य या व्यंग्यात्मक प्रभाव प्राप्त करने के लिए लेखक द्वारा गंभीर और उच्च से तुच्छ और निम्न स्तर तक जानबूझ पर गिरावट को दर्शाता है। अगला है बीट राइटर्स। ये बीट राइटर्स बड़ा आता है। बीट राइटर्स क्या है? देखिए, बीट राइटर्स कवियों और उपन्यासकारों के एक समूह को संदर्भित करता है। कवियों और उपन्यासकार जिन्होंने 1945 से 1955 तक लिखा, जिन्होंने सामाजिक दृष्टिकोणों का एक समूह साझा किया जो कि सत्ता विरोधी, राजनीति विरोधी, बौद्धिक विरोधी, प्रचलित सांस्कृतिक, साहित्यिक और नैतिक मूल्यों के विरोधी थे। 1945 से 1955 तक लिखा, जिन्होंने सामाजिक दृष्टिकोणों का एक समूह साझा किया जो कि सत्ता विरोधी, राजनीति विरोधी, बौद्धिक विरोधी, प्रचलित सांस्कृतिक, साहित्यिक और नैतिक मूल्यों के विरोधी थे और उन्मुक्त आत्म साक्षात्कार और आत्म अभिव्यक्ति के पक्ष में थे। जो प्रचलित सांस्कृतिक, साहित्यिक और नैतिक मूल्यों के विरोधी थे और उन्मुक्त आत्म साक्षात्कार और आत्म अभिव्यक्ति के पक्ष में। बीट राइटर्स कॉफी हाउस और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कॉफी हाउस और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ड्रम या जैज संगीत की संगत के साथ प्रदर्शन करते थे, जैसे कि जैक केरकॉक या उपन्यास ऑन दी रोड, जैसे कि जैक केरकॉक या उपन्यास जो है ऑन दी रोड, उसमें जो है बीट राइटर्सों ने किया है। अगली जो हेडिंग है वह है बिल्डुंगसरोमन, BILDUNGSROMAN, बिल्डुंगसरोमन, BILDUNGSROMAN। देखिए, यह एक विशेष प्रकार का उपन्यास है। बिल्डुंगसरोमन विशेष प्रकार का उपन्यास है जो अपने मुख्य पात्र के युवा अवस्था से वयस्कता तक के मनोवैज्ञानिक और नैतिक विकास पर केंद्रित है। युवा अवस्था से वयस्कता तक के मनोवैज्ञानिक और नैतिक विकास पर केंद्रित है अपने मुख्य पात्र के।
इस यात्रा के दौरान नायक धीरे धीरे और कठिनाई से परिपक्वता प्राप्त करता है। आमतौर पर कथानक नायक और समाज के मूल्यों के बीच संघर्ष को दर्शाता है। अंत में वह उन मूल्यों को स्वीकार करता है और समाज द्वारा उन्हें स्वीकार किया जाता है, जिससे असंतोष समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के उपन्यास को आने वाले युग के उपन्यास के रूप में भी जाना जाता है। उपन्यास के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड। उदाहरण के लिए चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड। चार्ल्स डिकेंस का जो डेविड कॉपरफील्ड है, ये बिल डुंगस रोमन ही है। कमिंग ऑफ एज नॉवेल। अगला है बायोग्राफी। देखो, बायोग्राफी जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन का विवरण, इतिहास है जो किसी और द्वारा लिखा जाता है। जैसे सैमुअल जॉनसन की लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स। सैमुअल जॉनसन ने लिखी है लिव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स, 1779 से 81 तक लिखी है। ये बायोग्राफी है। अगली हेडिंग है ब्लैक माउंटेन पोएट्स। देखिए, ब्लैक माउंटेन पोएट्स कवियों को एक स्व पहचान वाले समूह को संदर्भित करता है। refers to a self-identified group of poets originally based at Black Mountain College, who achieved pattern form in favor of the rhythms and inflections of the human voice। पहचान वाले समूह को संदर्भित करता है जो मूल रूप से ब्लैक माउंटेन कॉलेज में स्थित है, जिन्होंने मानव आवाज की लय और विभक्ति के पक्ष में पैटर्न वाले रूप को त्याग दिया। जिन्होंने मानव आवाज की लय और विभक्ति के पक्ष में पैटर्न वाले रूप को त्याग दिया। पैटर्न वाले रूप को त्याग दिया। ब्लैक माउंटेन पोएट्स कवियों के एक स्व पहचान वाले समूह को संदर्भित, जो मूल रूप से ब्लैक माउंटेन कॉलेज में स्थित हैं। ब्लैक माउंटेन कॉलेज के ही लोग हैं, और जिन्होंने मानव आवाज की लय, पैटर्न फॉर इन फेवर ऑफ द रिदमिक एंड इन्फ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन वॉइस, मानव आवाज की लय और विभक्ति के पक्ष में पैटर्न वाले रूप को त्याग दिया। त्याग दिया। त्याग दिया। उल्लेखनीय लेखक किसके थे? ब्लैक माउंटेन पोएट्स के उल्लेखनीय लेखक चार्ल्स ओल्सन थे। OLSON, चार्ल्स तो जानते हो। डेंसी लेवरटोव थे। DENISE, डेंसी लेवरटो, LEVERTOV, डेंसी लेवरटो थे। और रॉबर्ट क्रीली थी। चार्ल्स ओल्सन थे, डेनिस लेवरटो थे, और रॉबर्ट क्रीली थे। ठीक है, तो ये क्या थे इनके? ये ब्लैक माउंटेन पोएट्स के लेखक थे। अगला है ब्लूम्सबरी ग्रुप, BLOOMSBURY। ब्लूम्सबरी ग्रुप अंग्रेजी लेखकों, कलाकारों, दार्शनिकों और बुद्धिजीवियों का एक छोटा अनौपचारिक संगठन था। अंग्रेजी लेखकों, कलाकारों, दार्शनिकों और बुद्धिजीवियों का एक छोटा अनौपचारिक संगठन था, जो 1910 के आसपास सेंट्रल लंदन के ब्लूम्सबरी इलाके में रहते थे। 1910 में जो ब्लूम्सबरी इलाके में रहते थे लंदन के पास, और काम करते थे। ब्लूम्सबेरी ने मौजूदा सामाजिक रीति रिवाज थे, बुजुर्गा आदतों, विक्टोरियन जीवन की परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाई। किसके खिलाफ आवाज उठाई? दी बोर्गीज हैबिट्स, द कन्वेंशंस ऑफ विक्टोरियन लाइफ। किसके खिलाफ? जो बुर्जुआ आदतों थी, जो बुजुर्गों की आदतें थी पुरानी वाली, तो उनके खिलाफ आवाज उठाई। और जो विक्टोरियन जीवन की परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाई।
लंदन के पास में ब्लूम्सबरी इलाके में रहते थे, काम करते थे। ब्लूम्सबरी ग्रुप की नेता वर्जीनिया वुल्फ थी। ब्लूम्सबरी ग्रुप की नेता कौन थी? वर्जीनिया वुल्फ थी। वर्जीनिया वुल्फ अन्य लोगों में जैसे E.M. फॉरेस्टर भी थे, जॉन मेनार्ड कीन्स भी थे, KEYNES, मेनार्ड MAYNARD, मेनार्ड, जॉन मेनार्ड कीन्स भी थे, लिटन स्ट्रेची भी थे। मुख्य तो थी वर्जीनिया वुल्फ, बाकी E.M. फॉरेस्टर भी थे, जॉन मेनार्ड कीन्स भी थे, MAYNARD, मेयांस केन्स, KEYNES, और लिटन स्ट्रेची, LYTTON स्ट्रेची भी थे। अगला हेडिंग है बोम्बास्ट। बी के इसी में कर लेते हैं, BOMBAST, बोम्बास्ट यानी आडंबरपूर्ण या बड़बोलापन। देखिए, बोम्बास्ट एक शब्द आडंबरपूर्ण, अति विस्तृत और बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात जो उस विषय से स्पष्टता असंगत हो जिसका वह अर्थ लगाता है। एक शब्द आडंबरपूर्ण, अति विस्तृत और बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात जो उस विषय से स्पष्टता असंगत हो जिसका वह अर्थ लगाता है। अगली हेडिंग है बोडलराइज, BOWDLERIZ, बोडलराइज। बोडलराइज क्या होता है? देखिए, बोडलराइज किसी साहित्यिक कृति से ऐसे अंशों को हटाना, किसी साहित्यिक कृति से ऐसे अंशों को हटाना जिन्हें महिलाओं की संगति में किसी सज्जन द्वारा पढ़े जाने के लिए अभद्र या अनुपयुक्त माना जाता है। मतलब किसी साहित्यिक कृति से ऐसे अंशों को हटाना जिन्हें महिलाओं की संगत में किसी सज्जन द्वारा पढ़े जाने के लिए अभद्र या अनुपयुक्त माना जाता है, उसी को बोल्डलराइज कहते हैं, BOWDLERIZ। थॉमस बोडलर, 11 जुलाई 1754 में जिनका जन्म हुआ, थॉमस बोडलर, मृत्यु 24 फरवरी 1825 को हुई, एक अंग्रेज चिकित्सक और परोपकारी व्यक्ति थे। थॉमस बोल्डर 1754 11 जुलाई को जन्मे, 1825 24 फरवरी को मर गए। परोपकारी व्यक्ति थे, इन्हें विलियम शेक्सपियर की कृति द फैमिली शेक्सपियर के प्रकाशन के लिए जाना जाता है। विलियम शेक्सपियर की जो कृति है द फैमिली शेक्सपियर, इन्होंने कौन सी किताब, द फैमिली शेक्सपियर के लिए जाना जाता है, जो उनकी बहन हेनरीटा मारिया बोडलर द्वारा संपादित, ये जो फैमिली शेक्सपियर के प्रकाशन के लिए जानता, ये फैमिली शेक्सपियर जो था इसका प्रकाशन उनकी बहन हेनरीटा मारिया, किसने, हेनरीटा, HENRIETTA, हेनरीटा मारिया बोडलर द्वारा संपादित विलियम शेक्सपियर की कृति का एक संशोधित संस्करण है, जिसका उद्देश्य मूल संस्करण की तुलना में 19वीं सदी की महिलाओं और बच्चों के लिए अधिक उपयुक्त होना है। क्रिया बोल्डलराइज यानी बोल्डलराइज ने उनके नाम को न केवल साहित्य बल्कि चलचित्रों और टेलीविजन कार्यक्रमों को सेंसरशिप से भी जोड़ा है। उनके साहित्य को, क्रिया बोल्डलराइज ने उनके नाम को न केवल साहित्य बल्कि चलचित्रों और टेलीविजन कार्यक्रमों की सेंसरशिप से भी जोड़ा है। तो बोल्डलराइज किसके द्वारा, थॉमस बोडलर। अगली हेडिंग है बुकोलिक, BUCOLIC, बुकोलिक। देखिए, वे कवि जो देहाती कविताएं लिखते हैं, देहाती जीवन शैली वह है जिसमें चरवाहे मौसम और पानी और चारागाह की बदलती उपलब्धता के अनुसार खुले मैदानों में पशुओं को चराते हैं। तो वे कवि देहाती कविताएं लिखते हैं, उनको बुकोलिक कहते हैं। बुकोलिक साहित्य जो है वो, या साहित्य, बुकोलिक जो है साहित्य, कला और संगीत की एक शैली को अपना नाम देता है और इस तरह के जीवन को आदर्श तरीके से दर्शाता है। आमतौर पर शहरी दर्शकों के लिए देहाती इस शैली का एक काम है, बुकोलिक इस शैली का काम है, जिसे बुकोलिक के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है चारावाहा।
देहाती शैली का काम है जिसे बुकोलिक के रूप में भी जाना जाता है। अब बुकोलिक का अर्थ एक चरवाहा भी होता है। अगली हेडिंग है बारलेस्क, BURLESQUE। बर्लेस्क क्या होता है? देखिए, किसी गंभीर काम का मजाक उड़ाने के लिए लिखा गया, इसी को बर्लेस्क कहते हैं। या गद्य या पद्य में किसी गंभीर साहित्यिक कार्य या शैली के तरीके या विषय वस्तु की नकल है। या पद्य या गद्य में किसी गंभीर साहित्यिक कार्य या शैली के तरीके यानी रूप और शैली या नकल है, लेकिन तरीके और विषय के बीच हास्यास्पद असमानता के कारण नकल को मनोरंजक बना देता है तो नकल ही है। गद्य या पद्य में किसी गंभीर साहित्यिक कार्य या शैली के तरीके या विषय वस्तु की नकल ही है, लेकिन तरीके और विषय के बीच हास्यास्पद असमानता के कारण नकल को मनोरंजक बना देता है। बर्लेस्क का अर्थ होता है कैरिकेचर, पैरोडी और ट्रेवेस्टी से मेल खाता है। बर्लेस्क का अर्थ जो है वो कैरिकेचर, पैरोडी, पैरोडी PARODY पैरोडी और ट्रेवेस्टी, और किससे मेल खाता है? ट्रेवेस्टी, ट्रेवेस्टी से मेल खाता है। TRAVESTY, ट्रेवेस्टी से मेल खाता है और अपने नाटकीय अर्थ में विक्टोरियन युग के दौरान प्रस्तुत किए गए असाधारणता से मेल खाता है। उदाहरण के लिए इसे जोसेफ एंड्रयूज में हेनरी फील्डिंग ने सैमुअल रिचर्डसन की पमेला की पैरोडी की। हेनरी, एग्जाम्पल के तौर पर, हेनरी हास्यास्पद होता है, इसमें लिखा जाता है किसी का मजाक बना। इसे हेनरी फील्डिंग ने जोसेफ एंड्रयूज में, उनकी एक रचना है हेनरी फील्डिंग की जोसेफ एंड्रयूज, तो उसमें उन्होंने सैमुअल रिचर्डसन का जो पमेला है उसकी उन्होंने पैरोडी की। साहित्यिक बर्लेस्क के विपरीत उदाहरण अलेक्जेंडर पोप के द रेप ऑफ द लॉक हैं और सैमुअल बटलर का है ह्यूडिब्रॉस, HUDIBRAS, ह्यूडिब्रॉस। संगीत बर्लेस्क का एक उदाहरण रिचर्ड स्ट्रॉस का भी है। संगीत बर्लेस्क का एक उदाहरण रिचर्ड स्ट्रॉस का 1890 का पियानो और ऑर्केस्ट्रा के लिए बर्लेस्क है। नाटकीय बर्लेस्क के उदाहरणों में WS गिलबर्ट का रॉबर्ट द डेविल और AC टोरमेयर लेटेज शो शामिल है। नाटकीय बर्लेस्क के उदाहरणों में WS गिलबर्ट का रॉबर्ट द डेविल, WS गिलबर्ट का रॉबर्ट द डेविल और AC टोर का मेयर लेटेज शो शामिल है। मेयर MEYER, लेटेज LUTZ शो शामिल है। SHO शो शामिल है, जिसमें रूई ब्लॉस और ब्लेज रूई शामिल है। इसमें रूई ब्लास RUI रूई ब्लास और ब्लेस रूई BLASE रूई ROVUE शामिल है। तो इस तरीके से ये बी वाले सारे भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माय वीडियो।